Today on Friday Talks, we have an incredible guest whose story will inspire you. He is the first Indian boxer to make it into the WBC World Rankings and a winner of the WBC Asia Honorary Boxer of the Year award. He is known for his solid determination, unmatched courage, and passion in the ring. Let's welcome the one and only Neeraj Goyat at Friday Talks. वेलकम नीरज भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप वक्त निकाल के इतने बिजी स्केड्यूल में से आप यहाँ पर आए हो। भाइयों के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अब ऊपर वाला अपने आप मैनेज कर दे। नहीं, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट ब्रो। जब भी कोई स्पोर्ट्समैन आते हैं फ्राइडे टॉक्स पे, मैं ना 3 गुना ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, बिकॉज जैसे अभी भी हम बैक स्टेज भी बात कर रहे थे कि मैं खुद स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि ये जर्नी कितनी हार्ड होती है फिजिकली। कुछ मेंटल पे तो बंदा सह जाता है कि हाँ आपने एसी में बैठ के काम करना है, और जो फिजिकल एफर्ट है वो अनदर लेवल पे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द अचीवमेंट्स यू आर डूइंग, एंड इतने बड़े पैमाने पे बॉक्सिंग को आप लेके गए, वर्ल्ड लेवल पे आपने हमारे देश का नाम रोशन किया, एंड धीरे 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 करते अभी भगवान मेहर रखे कि आप बहुत आगे जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो स्पोर्ट्समैन की जर्नी हमेशा इंस्पिरेशनल होती है, तो हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कहाँ से पाजी, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई स्कूलिंग की? भाई मतलब मैं स्पोर्ट्स में क्यों आया, उसके पीछे रीजन था। हमारा ना परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा जी। कुणबा बोलते हैं ना हरियाणा में, हमारा कुणबा बहुत बड़ा है जी। तो हम अभी भी 10-15 दिन पहले गांव में गया हुआ था। हमारी हवेली है, मेरे दादा के दादाजी ने हवेली बनाई थी। फिर आगे दादा के 2 लड़के थे और फिर वो 2 लड़के थे, उन 2 के आगे फिर मेरे दादा और पैदा हुए, मेरे दादा और, मतलब ऐसे हमारा परिवार बहुत बड़ा था। कौन सा गाँव है? मेरा गांव पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, वैसे पानीपत के पास है। ठीक है। बेगमपुर है गांव का नाम। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूलिंग फिर मेरी यमुनानगर में हुई। अच्छा। तो गांव में क्या था, जब मेरे दूसरे ताऊ चाचा के दूसरे दादा और के जो लड़के बच्चे जो खेलते थे ना, मेरी बारी नहीं आती थी कभी भी, क्योंकि सबसे छोटा था मैं। और वो गांव में क्या खेलते हैं ना, मतलब हमारी जो हवेली थी, हवेली में एक जगह सी थी, वहां पे ना मतलब सारे बच्चे एडजस्ट हो जाते थे, वहां पे बैट बॉल खेलते थे, या लुकम लुकाई बोलते हैं, लुकम छुपाई जो बोलते हैं ना, हाँ छुपम छुपाई, उसमें खेल लिए। तो बैट बॉल में ना कभी मेरे को बैट पकड़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं छोटा बहुत था। तो मेरा ये हो गया यार, ये सारे तगड़े हैं, मैं तगड़ा हूंगा तभी मेरे को बारी मिलेगी, वैसे तो मेरी बारी आने की नहीं कभी भी। तो वहां से मतलब मेरे दिमाग में हुआ कि मुझे खेलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी चीजें सुनी थी या थोड़ा बहुत न्यूज देख लेते ना, उसमें जो मेरे को ये नहीं पता बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। मेरे को लगता है जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसकी बॉडी अच्छी होती होगी, इसलिए मैं स्पोर्ट्स के लिए इंस्पायर हो गया। तो क्या शुरू किया उस टाइम पे, क्या खेलना शुरू किया? एथलेटिक्स? मतलब गांव में तो कुछ नहीं किया मैं, जब यमुनानगर रहने लगे हम तो मैंने पहले एथलेटिक्स शुरू की। अच्छा। मैं एथलेटिक्स में अच्छा हो गया। मतलब वही 5-6 महीने में एथलेटिक्स में अच्छा हो गया। लॉन्ग रनिंग अच्छी थी मेरी। अच्छा। 800 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर, ये मेरी बढ़िया थी। फिर मैंने एथलेटिक्स में सोचा यार सारा दिन तो भागने का काम, भागते रह जाऊंगा। फिर मैंने सोचा हाइट नहीं बड़ी होएगी, लंबा नहीं होऊंगा। फिर मैंने बास्केटबॉल शुरू कर दी। तो थोड़े दिन बास्केटबॉल खेली। फिर बास्केटबॉल ना हम वहाँ पे रेसलिंग वालों के साथ, रेसलिंग और बॉक्सिंग वालों के साथ खेलते थे। वो ना बॉल पकड़ के भागते हैं, मतलब ड्रिबलिंग करते हैं ना, ड्रिबलिंग नहीं करते बास्केटबॉल में, पकड़ के भागेंगे और सीधे जाके डाल देंगे। तो मेरे को लगा यार ये और तगड़े हैं। साइड में बॉक्सिंग हॉल था यमुनानगर में, तेजली स्टेडियम है वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे बॉक्सिंग शुरू की भाई। तो मेरे को आज 2025 से 2005 में मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी। किसी ने गाइड किया था उस टाइम पे कि ये स्पोर्ट खेलनी चाहिए? नहीं भाई, मेरे पूरे खानदान में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया भाई। मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे कुटुंब में आज तक किसी ने गवर्नमेंट जॉब भी नहीं की। ठीक है, सब खेती वाले हैं, सब अपना प्रॉपर्टी वाला वैसा काम है सबका। किसी ने जॉब नहीं की, किसी ने स्पोर्ट्स नहीं की टिल टुडे। पेरेंट्स क्या करते थे? वो भी खेती वाले थे सब। अच्छा। जब मैं बता रहा ना, पूरा खानदान ही वही है, मतलब उनका अपनी जमीन बड़ी है भाई, अपना बोएंगे, अपना काटेंगे, अपना खाएंगे, है ना। नौकरी भी नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे, मतलब हाइट वाइट सबकी ठीक थी और फिजिकली सब फिट थे, क्योंकि खेत में काम कुम करके, बट किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया। अब मेरे भाई बूई होंगे जो बच्चे हैं, ताऊ चाचा के लड़कों के जो बच्चे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं, मतलब। लेकिन वो जो बच्चे हैं मुझे देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, वो शायद जो अब आने वाली हमारी पीढ़ी है वो स्पोर्ट्स करें, तो कोई नहीं करता था। तो जब आपने बॉक्सिंग शुरू करी, उस टाइम एथलेटिक्स से बॉक्सिंग शिफ्ट करी आपने, आपको कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैंने स्पोर्ट्स ये चूज करी है तो थोड़ी डेंजरस भी है
और इसमें लड़ाई है और खास करके चोट लगने के जो औसार हैं वो ज्यादा हैं। नहीं मतलब बॉक्सिंग जब मैंने शुरू करी ना तो मेरे को ये और लगने लग गया ना, अब जो स्कूल में जो मेरे को तंग करते हैं, तंग तो वैसे किसी ने किया ही नहीं, मैं नहीं मारा है सबको, मैं कभी पिटा ही नहीं। तो मतलब ये भी इस चीज के लिए भी बढ़िया है ना। फिर मैंने फिर बॉक्सिंग करने लग गया। उसके बाद जब मेरे को ना चोट चोट लगती थी तो मेरी मम्मी जरूर बोलती थी कि भाई ये हो गया, क्या खेल शुरू कर दिया तूने, तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई बढ़िया है ना, कहीं अच्छी जगह अपना बिजनेस खोल लेगा, कुछ और कर लेगा। तो ये 2005 की बात है। मैंने मतलब बॉक्सिंग 2005 के मिड में शुरू की होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 2005 में की या 4 में की, मतलब लगभग 20 साल हो गए मुझे, 20 से ज्यादा ही हो गए होंगे। फिर मैंने 2006 में मैं सिलेक्ट हो गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में। और जब मैं वहां पे स्पायरिंग वगैरह कुछ भी करता था तो घर पे कैसे पता लगता, मैं तो पुणे रहता था, तो मेरे लिए इजी हो गया। मतलब मेरे को कभी डर नहीं लगा कि मेरे को चोट लग रही है। मेरी मम्मी को इस चीज से दिक्कत थी कि मुझे चोट लगती है, वो मुझे रोकती थी। तो उसमें इंस्टीट्यूट में वैसे किस उसके अंदर गए थे, एजुकेशन के अंदर आप? वहां पे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मैं बॉक्सिंग में गया। बॉक्सिंग में गया था? मैं बॉक्सिंग में गया था। मैं मतलब बताता हूँ कैसे था। 2005 में जब मैं यमुनानगर में बॉक्सिंग करता था तो मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैंने सुना हुआ था कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ना बेस्ट एथलीट होते हैं और उसकी भर्ती है, जो 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको भर्ती किया जाएगा। ओ अच्छा। और उन लोगों के ट्रायल हैं जी। तो अब आपको मैं बता दूं, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जो अपना ओलंपिक चैंपियन है नीरज चोपड़ा, वो भी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ही ट्रेनिंग करता है। वो भी आर्मी में सूबेदार है, बट जो उनका सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, वो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ही है। तो आर्मी के जितने भी अच्छे बॉक्सर होंगे पूरे इंडिया में, वो सब लोग वहां ट्रेनिंग करेंगे। और ये 10 से 14 साल के बीच ही के बच्चे, मतलब 10 से 14 साल को लेते हैं। उसके बाद कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो मतलब आर्मी में जाके भर्ती होके उसके बाद उनका इंस्टीट्यूट वो बनता है। हाँ, तो मतलब अगर अच्छा खेल शुरू कर दिया उन्होंने, अच्छे हो गए वो गेम में, सर्विसेज में मेडलिस्ट हो गए या कुछ हो गए, तो उनको फिर वो मूव हो जाते हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। और वहां पे 5-6 ही स्पोर्ट्स हैं, जैसे एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और आर्चरी और फेंसिंग, ये है वहां पे। मतलब 6-7 जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है वो। तो मैंने वो आर्टिकल देखा कि मैंने सोचा भाई यहाँ पे भर्ती हो जाता हूँ। जो घर में जो दिक्कत है ना, जो बोलते हैं ट्रेनिंग करके आता हूँ, अब मैं आपको आम बॉक्सिंग में क्या बात है, अगर मैं आज भी स्पारिंग करके आऊंगा तो ना जब पंचेज लगेंगे, मैं ब्लॉक भी करूंगा तो ना ये स्वेल हो जाती है ये चीजें। मैं बाद में आपको फोटो भी दिखाऊंगा। मेरी लास्ट ईयर एक फाइट थी 2023 में, मतलब ऐसे आंखें हो गई थी मेरी, एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट थी। कट लग जाता था, कट भी लगा हुआ मुझे, या पंच मार रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। इंजरीज तो बहुत हैं बॉक्सिंग के अंदर। बॉक्सिंग में नहीं, स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में है। तो मेरे को उन चीजों से बड़ी दिक्कत थी कि मेरी मम्मी रोकती है जी, मैं वहां ना जाऊं। तो मैंने वो आर्टिकल देख लिया। मैंने आर्टिकल देख के फिर यहाँ पे ना सपाटू है जगह, धर्मपुर के पास, कसौली के आसपास, तो उसमें था कि इस तारीख में वहां पे ट्रायल है और आपको वहां पहुंचना है। तो मैंने मेरे पापा को कन्विंस किया, बहुत छोटा था मैं, कि मेरे को वहां जाना है। तो बोले भाई हमारे पास तो टाइम है नहीं इस चीजों के लिए, तेरे साथ मैं किसी को भेज देता हूँ। तो कोई किसी के पड़ोस में या मेरे पापा के किसी दोस्त का लड़का था, मतलब मेरे से बहुत बड़ा था, उसको मेरे साथ भेजा। और हम शाम को यमुनानगर से निकले, हमें धर्मपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी भाई। तो रात होने के बाद वहां से सपाटू पड़ता है धर्मपुर से 14 किलोमीटर। तो जाने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, बस सब बंद थी। वो बोले सुबह ही कुछ मिलेगा, अभी रात के 11 बज गए, कुछ नहीं मिलेगा। सुबह 5 बजे से ट्रायल शुरू होने थे। मैंने उसको बोला भाई पैदल चलते हैं। मैं बाय वॉक धर्मपुर से स्पाटू तक पैदल गया। वहां पे एक मंदिर था स्टेडियम के सामने, मैं उस मंदिर में सोया, 2-3 घंटे सोया हूँगा। और मैंने फिर ट्रायल सुबह 5 बजे शुरू होने थे, मतलब वहां पे हाइट वेट ये सब, और उसके बाद फिर रनिंग होनी थी। रनिंग में मैं तगड़ा था ही, मैं नंबर 1 आ गया वहां पे। फिर वहां पे मैं सिलेक्ट हो गया। फिर कुछ फाइनल हो के शायद फिर पुणे में ट्रायल थे दोबारा बॉक्सिंग के। तो फिर जब मेरे को 2005 की बात है जी, तो मैंने मेरे पापा को बोला पुणे तो आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। तो फिर वो मेरे साथ पुणे गए। और फिर मैंने बॉक्सिंग में ठीक ही था, मैंने वहां भी मार दिया 14 साल वाले के, मतलब मेरी एज के थे सब। तो मैं वहां पे सिलेक्ट हो गया। तो वहां से मेरी अच्छी जर्नी शुरू हुई, जो बॉक्सिंग की, हाँ, जो बॉक्सिंग की सही जर्नी है वो 2006 से शुरू हुई मेरी जी जी। और मतलब कितने साल रहे आप फिर? मैं वहीं पे रहा भाई। अच्छा जी, मतलब तक? मैं आपको बताऊं, मैं 2006 में मैं वहां गया था जी, और 2008 में मैं नेशनल चैंपियन बन गया था जी। एक वो लड़का जिसको बॉक्सिंग में कुछ पता भी नहीं था, वो 2 साल में वहां पे नेशनल चैंपियन और मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिला था मुझे जी, इंडिया का। मैं मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर बन गया था यूथ नेशनल्स में।
तो 2 साल में मैं वहाँ वो हो गया। उसके बाद मेरा इंडिया टीम में नाम आ गया जी 2008 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुई थी, मैं वो खेल लिया, मेरा उनमें मेडल आ गया। तो अब जो घर पे जो दिक्कत थी ना, भाई चोट लग रही है, ये लग रही है, वो मेडल में बदल गई। है ना, फिर और मेडल लेके आओ, और मेडल लेके आओ, और मतलब ना मेरी को चोट लगी किसी को दिखती थी, मैं तो हॉस्टल में रहता था। फिर 2008 में वहां से फिर मेरी एकदम से चीजें चेंज होने लगी। 2008 में मैं यूथ था, मेरी एज 16-17 ही थी। तो मुझे जो सीनियर इंडिया टीम है 2008 में, आपको पता होगा विजेंद्र भाई का, जी 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 बिल्कुल, हाँ तो बहुत इनका बड़े नाम खिलाड़ी, मैंने सुना था, मैंने इनका नाम सुना था। तो 2008 में हम जब यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले, तो हम लोगों को ना एक मतलब हमें 2010 में सीनियर टीम में जाना था, बट हमें कुछ 4-5 लड़कों को सिलेक्ट किया गया, हमें सीनियर इंडिया टीम में बुला लिया। तो मेरे तो सपने पूरे हो गए, जिनको मैंने अभी टीवी में ओलंपिक खेलते हुए देखा था, उनके साथ में टीम में आ गया। फिर मैं 2009 से लेके टिल 2013 तक मैं इंडिया टीम में रहा जी। और मैंने 2009 में शायद आर्मी 2010 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो मतलब 4 साल तो मैं उस हॉस्टल में था जी। देन फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद में मैं वहीं पे था। इंडिया टीम या आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 2013 तक मैंने ये किया। तो मतलब कितने साल हो गए, 4 और 3 7 जी 7 साल वहां बिताए, 7 साल वहां बिताए। फिर मैंने अपना, मेरे को लगा कि 2012 का मैं ओलंपिक क्वालिफाइज के लिए मुझे एक चांस मिला, मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए बाद में जाना था, उससे पहले एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जी। उसमें मैं चाइना के साथ मेरी फाइट थी, मैं 10 बराबर से हार गया जी। और मुझे चांस नहीं मिला। जय भगवान भाई अभी डीएसपी हरियाणा पुलिस में जी। तो उनको चांस मिला, वो लंदन ओलंपिक्स खेले। मेरे को लगा यार अब तो 4 साल के बाद आएगा ओलंपिक जी, अब मैं क्या करूंगा जी। मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी चाहिए जी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मेरे दिमाग में कीड़ा क्यों था, क्योंकि मैंने माइक टायसन की वीडियो देखता था जी जी यूट्यूब पे। ये ना थोड़ा काफी मैं डिफरेंस बताता हूँ इसमें, क्या डिफरेंस है प्रोफेशनल बॉक्सिंग और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो बेसिकली। मैं डिफरेंस बताता हूँ इसमें। तो पहले बताता हूँ, है ना। तो मैंने 2013 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ मूव कर लिया जी, कि अमेचर में अब कुछ नहीं बढ़ना वाला। 16 में सीधा ओलंपिक्स आएगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब डिफरेंस प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और अमेचर बॉक्सिंग में सिर्फ यही है कि अमेचर बॉक्सिंग 3 राउंड की होती है। अच्छा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू 4 राउंड से होती है। अच्छा। 4 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड, ओके, ज्यादा राउंड। और अब इसको अगर मैं किसी को डिफरेंस इसमें और छोटे तरीके से बताऊं, तो जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल किसी ने मेडिकल किया 12वीं में जी, उसके बाद वो एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस तक वो क्या रहेगा, वो एक स्टूडेंट रहेगा, है ना। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो प्रोफेशन हो जाएगा ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम जैसे, मैं अमेचर बॉक्सिंग को ऐसे बताता हूँ सबको कि जो कॉलेज और स्कूल की जो पढ़ाई है वो अमेचर बॉक्सिंग है। मतलब हम कोच के अंडर काम कर रहे हैं, एक फेडरेशन है हमारे ऊपर, और वही हमें खेलने के लिए भेज रहे हैं। 3 राउंड की बॉक्सिंग है, नेशनल खेल पाएंगे, और टूर्नामेंट्स भी थोड़े होंगे, स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स होंगे। तो जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होगी। आई थिंक सेम लाइक द डिफरेंस बिटवीन इंडिया खेलना क्रिकेट में और आईपीएल समथिंग लाइक दैट। हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, वही है कि वहां पे आप अपनी मर्जी से ही अपने आप को सेल आउट करोगे जी, कि आप इंडिया रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो तो वो एक फेडरेशन के अंडर है। हाँ, उसमें आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जैसे क्रिकेट की एशियन गेम्स भी होती हैं जी जी, हाँ, होती है ना, बिल्कुल। क्रिकेट की टीम रिसेंटली शुरू हुई है। हाँ जी। तो एशियन गेम्स में अगर क्रिकेट जा रहा तो वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी अपने आप को सेल नहीं कर पा रहा जी जी, है ना। बट जब वही खिलाड़ी एक आईपीएल में जाएगा तो वो खुद बिकेगा, उसका खुद की इंडोर्समेंट उसके पास आएंगी, सारी चीजें अपने आएंगी। तो यही डिफरेंस है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और अमेचर बॉक्सिंग में। एक तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लंबी है जी, और उसके बाद उस कमर्शियल, एंड आई थिंक ग्लोबली भी वो बहुत बड़ी है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, क्योंकि पूरी दुनिया पे यूएस राज करता है, और सबसे तगड़े बॉक्सर ही यूएस में, जिनका बड़ा बड़ा नाम है। मोहम्मद अली भी वहीं से जी जी जी, माइक टायसन वहीं से, फ्लोयड मैवेदर वहीं से। तो कोई भी अपने देश में छोड़ के, अपने देश के अलावा जो भी दूसरे देशों के बॉक्सर हैं जी, वो सब, चाहे वो यूके के हों, चाहे एशिया में, जैसे यूक्रेन एशिया में आता है जी, हाँ जी, हाँ जी। एशिया में नहीं आता, यूक्रेन बेसिकली यूरोप और रशिया के आसपास है। यूक्रेन के जो ओलंपिक यूएसएसआर का पहले पार्ट था वो, अब बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम आज वो सेपरेटेड है। हाँ, रशिया के आसपास का जी जी, हाँ जी, बिल्कुल, साथ बॉर्डर अटैच। हाँ, तो यूक्रेन के बहुत बॉक्सर हैं जो ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओलंपिक के बाद अपने आप को प्रोफेशनल में टर्न कर लिया। तो अपने देश से कोई टर्न नहीं करता था जी। तो अब जैसे बहुत सारे खेल क्यों नहीं करते थे, जॉब्स वगैरह मिलती थी, जॉब्स यहाँ पे मिल जाती थी, तो फिर वो वहीं पे बंद के रह जाते थे।
भाई उनको लगता था अब ये काफी है, हम मूव नहीं करते। और दूसरा कनेक्टिविटी बहुत कम थी ना, अब तो मोबाइल आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गया, और आई थिंक ग्लोबली भी आना जाना शुरू हो गया है, और प्रमोटर्स, बाहर के प्रमोटर्स यहाँ देखने लग गए हैं। तो फर्स्ट बॉक्सर मैं ही हूँ जो जिसने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ट्राई किया, और मेरी वजह से बहुत सारे बॉक्सर, बहुत ज्यादा तो बॉक्सर। कैसे कोशिश करते थे आप 13 में प्रोफेशनल? आपने सोचा कि मैं प्रोफेशनल खेलूंगा, बट उसका रास्ता कैसे डिफाइन किया, किसको अप्रोच किया? मेरे को पता ही नहीं था, मैं बताऊं, मेरे को पता ही नहीं था मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, महावीर सिंह कोच साहब। अच्छा जी। और महावीर कोच साहब के एक दोस्त थे कमाल मुस्तफा जी। अच्छा वो भी हमारे बॉक्सिंग के सीनियर हैं। अच्छा जी। उनका बहुत अच्छा जिम है, बेंगलोर में किया हुआ उन्होंने। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे को उनसे कनेक्ट कराया। अच्छा। उनका कनेक्शन था चाइना में। अच्छा जी। मतलब वो पहले सिंगापुर रहे हैं। मेरा दोस्त है कुलदीप किप्पा, जिसकी गाड़ी बहुत फेमस हुई थी मेरी फाइट में, है ना, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, वो भी, वो और मैं इकट्ठे कंपनी चलाते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, जिससे हम जो अच्छे बॉक्सर, यहाँ पे अच्छे बॉक्सर होते हैं, उनकी फाइट यूके, यूरोप या कहीं पे भी करानी होती है तो कुलदीप किप्पा ही करवाता है। तो कुलदीप किप्पा और कमाल मुस्तफा भी एक दूसरे को जानते थे। मेरा महावीर कोच का वो दोस्त था कमाल मुस्तफा, वो सिंगापुर और चाइना में उसने थोड़ी बहुत फाइट की थी। तो वो चाहता था कि उसको कोई बॉक्सर चाहिए चाइना में फाइट करने के लिए, और मैं ढूंढ ही रहा था। तो कहीं ना कहीं जैसे तार जुड़ गए, और जो कोई चीज हम चाहते हैं तो भगवान अपने आप ही ना उसको मुमकिन कर देता है। तो फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट फिर आपने चाइना में की? Which year? 2013 में। 2013 में या 14 में मैंने वो पहली फाइट की वहां पे। अच्छा जी। और एक बार मैं जा नहीं पाया था, है ना, उसके बाद फिर दूसरी बार मैंने फाइट की। और 2014 में मेरे को पता भी नहीं लगा, एक वर्ल्ड चैंपियन था वहां का, चाइना का, केंजू, उसके साथ मेरी फाइट होगी। मैं उससे जीत भी गया। उसका नाम ही बहुत बड़ा था और मेरे को ये बात पता ही नहीं थी। और मैं चाइना के लोगों के बीच में खेल रहा हूँ, सब उसके लिए हुटिंग कर रहे हैं, मेरे लिए कोई हुटिंग भी नहीं कर रहा। मैं उसको मार मूर के आ गया। तो मेरे को बाद में 2-3 साल के बाद पता लगा वो तो WBA का वर्ल्ड चैंपियन था, मतलब व्हिच इज वेरी गुड। उसका, और उसका वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम था केंजू का। फिर वो हो गया, फिर ऐसे ही चीजें धीरे धीरे होके फिर शुरू होगी। कितनी प्रोफेशनल गेम्स खेले हो आप अभी तक टोटल? मैंने प्रोफेशनल की मेरी 25 फाइटें हो चुकी। 25 फाइट्स हो चुकी। 25 फाइटें 10 साल में। और कुछ ऐसी कोई फाइट के बारे में बताओ जो आपके लिए मेमोरेबल है बेसिकली, कि ये फाइट मेरी थी। ऑफ कोर्स रिसेंट वाली तो सबसे बड़ी हुई है आपकी, बट आपको कौन सी फाइट अभी तक याद है कि इसमें बड़ा मजा आया? नहीं, फाइटों में मुझे सब में बहुत मजा आया। एक बारी मेरी फाइट हुई थी मैक्सिको में, हुई थी मेरी फाइट वो जी। उसके लिए मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ा था जी। मैं पुणे में ट्रेनिंग कैंप कर रहा था, फिर दिल्ली आया, दिल्ली से कनाडा गया, कनाडा से मैक्सिको गया, फिर फाइट करके वापस मैक्सिको से यूएस, यूएस से लंदन, लंदन से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर पुणे, मतलब उसका ट्रैवल बहुत बड़ा था। वो फाइट मैं अपने से बड़े वेट में खेला था, जिस वेट कैटेगरी में अब की बारी में खेला था, अब मैं वेट बढ़ाने के बाद उस वेट कैटेगरी में 2018 में खेला था। अच्छा। मेरे को बहुत मारे थे उसने, तो इसलिए मुझे याद है वो। मतलब मारे भी क्या था, मैं उसको पंचेस, मैं आपको बताऊं, जो मैक्सिकन बॉक्सर, हम जैसे साउथ अमेरिका के बारे में बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं जी। उनकी जो बॉक्सिंग की स्किल है ना, वो अगले को गिराने के लिए बॉक्सिंग करते हैं जी। ये नहीं कि वो जीत रहे हैं थोड़ा स्लो हो जाएंगे, वो गिराने के लिए ही करेंगे। मैं उसको पंचेस मार रहा हूँ, उसको पंचेस लग भी रहे हैं, उसकी गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही है, वो फिर ऊपर आ गए, फिर मेरे को बहुत मतलब ब्रूटल तरीके से मुझे गिराने की सोच रहा था। 6 राउंड की फाइट थी वो। 6th राउंड में मैंने एक बार भगवान को याद किया था कि नॉकआउट ना हो, नहीं तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फाइट निकल जाएगा। मेरे को लग रहा था मैं हार रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंजरी भी थी, तो वो थी। और उसके अलावा एक जो मेरी लास्ट ईयर 2023 में मेरी एक फाइट हुई थी जी। होसे सफेदा है बॉक्सर का नाम जी। और वो सुपर लाइट वेट में मैंने की थी। वो वर्ल्ड चैंपियन है जी। उसका पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा नाम है जी। तो उसके साथ वो मेमोरी मेरी इसलिए है, वो फाइट की 2023 वाली, वो इसलिए है क्योंकि ना मैंने 2008 में मैं जब पहली बार इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने के लिए गया था जी। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो भी मेरी गोदालहारा में ही हुई थी। अच्छा जी। मैक्सिको का अच्छा। में एक सिटी है गोदालहारा। उसके बाद जब मैं 2023 में खेलने गया, वो भी गोदालहारा में और सेम स्टेडियम में वो फाइट हुई थी। ओके। तो इसलिए मुझे मतलब मेरी जर्नी से वो जुड़ी हुई, जहां से मैंने इंटरनेशनल खेलना शुरू किया था, जहां पे मैंने एक अमेचर बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, वहीं पे मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मतलब इसलिए मुझे वो फाइट बहुत है। वो 10 राउंड की फाइट थी, बहुत टफ फाइट थी, जिसमें से मैं 4 राउंड में जीता। पर राउंड कितने मिनट का होता है?
3 मिनट का राउंड। ओके। मतलब पूरी 10 मिनट का मतलब है कि आप 40-42 मिनट आप रिंग में खड़े हुए हो, लड़ भी रहे हो, आप बच भी रहे हो, आप मार भी रहे हो, आप मार भी खा रहे हो। बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग इजी नहीं है। ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कैसे, इतनी मतलब इतना हार्डकोर चीज है, हाँ जी। क्या स्केड्यूल आपका ट्रेनिंग का, मतलब एक बॉक्सर को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं बताऊं किस किस चीज की रिक्वायरमेंट, अगर मैं बोले तो एक बॉक्सर का ना दिमाग जी और फिजिकल जी दोनों ही 100% होने चाहिए। जी अब उस 100% को अगर हम तोड़ के बात करें तो अगर फिजिकली बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते होंगे कि जिनको अपने लेग्स पे ज्यादा काम करना जी होगा, जी कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको अपने शोल्डर्स पे ज्यादा काम करना होगा। जी। बॉक्सिंग में पैरों का भी काम है, शोल्डर का भी काम है, हाँ जी। है ना, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो जब हमारी कार्डियो की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है कि जिसको हम छोड़ सकें। जी बॉक्सिंग में हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। जी दूसरा, इसको और छोटे तरीके से बताऊं तो अगर बॉक्सिंग एक्सप्लोसिव पावर का खेल है, जी, मतलब फेंकने का बिल्कुल। पावर, फेंकने का। और एक ये चीज भी है ना पाजी, हाँ। जैसे हर गेम के अंदर आपको कहीं ना कहीं ब्रेक मिल रहा है। हाँ, यहाँ तो आप 3 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ऐसी होनी चाहिए। 3 मिनट आप वही कराना। एक्सप्लोसिव पावर मतलब हमें पकड़ने वाली पावर नहीं, जैसे रेसलिंग में, जूडो में, जिजुत्सु में हम पकड़ते हैं, जी पकड़ के हम थोड़ी देर ना, मतलब जोर उनमें बहुत ज्यादा लगता है जी, बट हम पकड़ के उसको थोड़ी देर होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे तो पावर फेंकी सामने से आने वाली है। हाँ जी, हाँ, उसके हाँ, बाद ही हाँ, हाँ। और उसके बाद ये तो फिजिकली बात है। मेंटली मतलब कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए भाई। अब देखो कि सामने से पंच आ रहा है, जी अब इतनी देर में तो पंच आ गया, हम बात भी नहीं, इतनी देर में तो 5-10 नैनो सेकंड्स के अंदर। हाँ जी, हाँ। तो उस पंच में हमें डिसीजन लेना होता है कि मैं इसको ब्लॉक करके इस पे काउंटर मारना है, और या मुझे पीछे स्टेप बैक करना है, या मिस करना है, या इसके बाद काउंटर भी मारना है। मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कंप्यूटर की तरह दिमाग भी चलाना पड़ता है। क्राउड शोर डाल रहा है, वो तो नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता लगता। नहीं पता। अब मतलब कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है। मतलब ये पता लगता है कि अगर मुझे लग रहा है तो उसके लिए चिल्लाए हैं, अगर मैंने मारा तो मेरे लिए चिल्लाए जी। क्राउड से ये पता लगता है, और क्राउड बहुत ज्यादा हुटिंग करता है। मोटिवेट होते हो जब ऐसे होता है? बिल्कुल मोटिवेट होते हैं। अब मतलब अब की बारी एक ऐसा स्टेडियम था जिसमें सबसे ज्यादा आदमी थे। अब की बारी जो नेटफ्लिक्स का जो ये शो था टेक्सास में, इससे बड़े स्टेडियम में मैंने आज तक बॉक्सिंग नहीं की। कितने लोग थे? 90,000। क्या बात है। अमेरिका में 90,000 लोग आपको देखने आए, स्टेडियम में आए, ऊपर तक, जहां तक मैं देख भी नहीं सकता, वहां तक लोग बैठे हुए हैं। और इंडियन कितने हैं वहां पे? सिर्फ 9। इमोशनल हुए वहां? इमोशनल वाला तो कुछ पता नहीं चला उस टाइम तो, क्योंकि ना मतलब फाइट जीतने के बाद तो फिर मैं अंदर चला गया ग्रीन रूम में, फिर वापस आके मैंने देखा कि स्टेडियम कितना बड़ा है। पर उन 90,000 लोगों में सिर्फ 9 ही लोग इंडिया के थे, जो मेरी टीम के लोग थे जो आए हुए थे। और जब मैं एंटर किया तो मैंने थोड़ा सा ऊपर तक देखा, मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे को पता नहीं लगा कितने लोग हैं, सच्ची बताऊं तो। फिर उसके बाद जब मैं रिंग में चला गया, फाइट होगी, तो बीच बीच में जब हम पंच हार्ड मारते हैं तो मैंने बताया ना क्राउड करता है, हाँ। तो उसमें भी अपने वालों की आवाज आ जाती थी मुझे। और बॉक्सिंग में जो अगर हमें सबसे ज्यादा ना, जो मेरे कॉर्नर में होगा, जो मेरा कॉर्नर कर रहा होगा, उसकी मुझे सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। कि मुझे किस चीज से बचना है और मेरी क्या चीज उसको लग रही है। हाँ। तो कुलदीप किप्पा है मेरा दोस्त, नीचे से बोल रहा था, उसने छठे राउंड में मुझे मोटिवेट भी बहुत किया, लोगों ने बहुत ज्यादा देखी, बिल्कुल। तो उसकी सुननी होती है मुझे कि वो नीचे वो क्या बता रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे वो बताता है, पर अपना भी दिमाग चलता रहता है। बट कई बार बॉक्सिंग में ऐसा होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, एक आधी बार जब हार्ड पंच लग जाता है तो हम 2-3 सेकंड के लिए हैंग हो जाते हैं। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, होल्ड करना, होल्ड करने की। ये सेम चीज मेरे अपोनेंट के साथ भी हो सकती है। और उस टाइम मुझे ये भी देखना है कि अगर उसको हार्ड पंच लग गया है तो मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। अगर मुझे लग गया तो उसका एक्शन क्या होगा, वो बचाने के लिए अपना दिमाग हर टाइम चलना चाहिए। तो मतलब दिमाग का बहुत ज्यादा खेल है, बहुत ज्यादा खेल है। बहुत मतलब लोगों को लगता है कि जो मतलब ना पागल होंगे, जो लड़ते होंगे, सिर्फ वही बॉक्सिंग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं जो लड़ सकते हैं वो कभी बॉक्सिंग कर ही नहीं सकते। जिनके पास पेशेंस है वो बॉक्सिंग कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। पाजी, क्या स्केड्यूल है आपका डेली का, मतलब इस सारी चीज को मेंटेन करने के लिए आप कितनी एफर्ट करते हो? शेड्यूल की तो मैं बात ही भूल गया ना, आपने पूछा था। हाँ। मैंने और ही कहीं घुमा दिया। हाँ। नहीं, मैं भावनाओं में बह गया। ये जरूरी था। तो बॉक्सिंग जब मैं ट्रेनिंग कैंप में होता हूँ तो मैं एक टाइम मेरी होगी स्ट्रेंथ इंडोरेंस होगा या
सिर्फ इंडोरेंस होगा। जी स्ट्रेंथ इंडोरेंस में भी हम जैसे जिम में होंगे तो हम जिम वालों की तरह जिम नहीं करते जी उसमें अलग अलग एक्सरसाइज होंगी। तो अगर एक हम लेग्स पे वर्क कर रहे हैं तो दूसरा हैंड पे वर्क कर जी। रहे हैं। तो जैसे ये सुबह 2-2.5 घंटे का वर्कआउट खत्म हो गया, जी दिन में मैं खाना खुना खाऊंगा, मैं जी 3-4 घंटे का मुझे रेस्ट मिलेगा, देन अगेन मैं ट्रेनिंग कैंप में चला जाऊंगा। हम्म, शाम को प्योरली बॉक्सिंग होगी, जी स्किल्स पे काम होगा। जी लाइक मेरा अपोनेंट मुझे ये मार रहा तो मुझे इसको क्या मारना है, जी तो कोच उसको बताएगा तुझे ये मारना है, जी मुझे इस चीज से बचना है, उसके बाद ये काउंटर करना है। जी किसी दिन स्पारिंग होगी, मतलब जो आप फाइट देखते हो जी उसको जब हम ट्रेनिंग में करते हैं तो उसको बॉक्सिंग में स्पारिंग बोलते हैं। जी मतलब जिस जी, ट्रेनिंग जी, फाइट को हम बिल्कुल। स्पारिंग बोलते हैं। हाँ। तो स्पारिंग में कंट्रोल स्पारिंग होती है। हाँ, उसमें कोच मेरे को बताएगा भाई ये ऑल आउट चलेगा, तुझे सिर्फ इन पंचेस पे ही काम करना काम है। करना, हाँ तो अगर मेरी एक्सपर्टीज फाइट लानी है उसमें बेसिकली। अगर मैं 6 राउंड की फाइट जी यूएस में लड़ रहा हूँ या जी 10 राउंड की फाइट लड़ रहा हूँ, जी तो इट मींस मुझे जिस दिन मेरी स्पारिंग होगी हफ्ते में 13 राउंड की मुझे स्पारिंग करनी पड़ेगी। हाँ, और 13 का मतलब है कि 50-55 मिनट आप रिंग में लड़ रहे लड़ हो, रहे हो। उसके बाद आप नीचे उतर के रिलैक्स वगैरह करने के बाद आपको पता नहीं रहेगा आप कमरे पे जाके हाँ, कहाँ सो जाओगे। हाँ, ये फोन कुछ नहीं चलते, अपने आप गिर जाते हैं। हाँ, हाँ, कमाल है। तो हाँ। 10 से 12 घंटे तो मैं लेके चलूं कि मिनिमम आप ट्रेनिंग करते हो नहीं, 10 ऑलमोस्ट से 12 नहीं बोल सकते, मतलब 5 घंटे तो हम कंटिन्यू एक दिन में, ट्रेन करें। 24 घंटे में से जब ट्रेनिंग के दिन होंगे हाँ, तो 24 में से वो 5 घंटे तो पक्का है। हाँ, उसके बाद भी जो टाइम बच गया ना, वो रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी जी, है। हाँ, तो उस क्योंकि रेस्ट को बॉडी भी ने मैं कूल डाउन करना है। उस रेस्ट को भी मैं ट्रेनिंग में गिनता हूँ। जी जी उस रेस्ट इट को इज अ मैं- पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हाँ, ऑफ कोर्स। अगर मैं वो रेस्ट नहीं करूंगा तो मैं ट्रेनिंग में 100% नहीं दे पाऊंगा। भाजी बड़ी सही आपने बात पकड़ी। अब मेरे मन में एक बात आई, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे या बचपन आया, बचपन के बाद जवानी आई, बहुत सारे आसपास दोस्त भी होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं, फिल्म्स देखने जाते हैं, सारा दिन रिलैक्स करते हैं, है ना, इवन रिलेशनशिप्स में आते हैं, सारा कुछ ये चलता रहता है। उस सारा वक्त इतने साल का आपने ग्राउंड पे लगाया, कभी आप लेफ्ट आउट नहीं फील करते थे कि यार ये मैं कर नहीं पाया, या ये चीजें मन में नहीं आती थी कभी? मतलब औरों को देख के तो ऐसे मतलब अगर मैं बचपन की बात करूं, जब हम हॉस्टल में चले गए थे जी तो मतलब हमारा लड़कों का हॉस्टल था, जी हमें लड़कियां देखने के लिए हमें 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था दीवार से कूद के। और उस टाइम पे कभी ये फील नहीं हुआ कि हम ये लाइफ क्यों जी रहे हैं और बाहर वाले ये लाइफ क्यों जी रहे हैं। जी बट जो मुझे हॉस्टल में रह के जो डिसिप्लिन मिल गया ना मुझे, जैसे हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि अगर किसी इंसान का पूजा पाठ वाला प्रवचन दे रहा है वैसे, जी तो वो कुछ क्लब में कुछ काम नहीं कर सकता है जी ना। तो मेरे को उस डिसिप्लिन ने मेरे को ऐसा बना दिया कि मैं कहीं पे गलत किसी को मिलूंगा ही नहीं, जी है ना। मेरा डिसिप्लिन ऐसा हो गया कि मैं दारू छोड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक कॉफी चाय कुछ भी नहीं पीता। जी। ये बॉक्सिंग ने मुझे दे दिया है। कितने साल हो गए कुछ भी टच करे? दारू दूरू तो मैंने कभी मतलब पी कभी नहीं, भी हाँ नहीं जी। पी, पर मेरे यार दोस्त सब पीते जी। हैं। उनके पास बैठता हूँ, मुझे बैठ के नशा हो जाता है बातों से एंजॉय करके, है ना। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम कहीं गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे खाना पीना अच्छा नहीं, दूसरे देश की बात जी, कर रहा हाँ हूँ, जी। और हमें जंक फूड खाना मजबूरी पड़ गया, में जंक फूड खाना पड़ गया, तो जी। वो सोडा जरूरी होता है पीने के लिए, तो तब जी। मैं पी लेता हूँ, अदरवाइज नहीं। नहीं और चाय कॉफी तो मुझे याद ही नहीं है, जी। शायद मैंने कभी पी नहीं है। अच्छा। चाय कॉफी कभी मैंने शायद पी ही नहीं है। सो ये डाइट आपको कौन बताता है बेसिकली कि ये डाइट स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है? कि आपके ट्रेनर्स हैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल के? हाँ, मतलब जो मुझे डाइट के लिए बताते हैं, बट मैं वो डाइट ना थोड़ी बहुत वो करती हूँ क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, बट जब मैं ट्रेनिंग कैंप में होता हूँ वो अपने आप छूट जाता है। जी अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास 2 महीने के लिए मेरा जो कोच आया स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, मेरे को इंजरीज बहुत ज्यादा है। जी, आपने बताया यूएस से कोच परसों ही आया है वो, तो अब मैं उसकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। जी। तो मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ कि जब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज फॉलो करनी है जी तो मैं वही चीज फॉलो करूंगा। जी तो ये चीज मुझे बॉक्सिंग से मिली है। जी मतलब कभी मेरे को बॉक्सिंग छोड़ने का मन ही नहीं किया, या खेलने की ये खेल छोड़ने का, स्पोर्ट्स छोड़ने का कभी मन ही नहीं किया, क्योंकि इसने मुझे अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। हाँ, क्या बात, मुझे कभी इससे कोई बेकार चीज लगी ही नहीं क्या बात कि भाई इसमें ये नुकसान है या मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ सारी चीजें चलती रही। अगर आज हम यहाँ पे बैठ के भी हम बात भी कर रहे हैं भाई, बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। बाजी प्रोफेशनल जब आप खेलते हो तो उसमें इनकम कैसे कमाते हो बेसिकली? क्योंकि काफी इस बारे में आई थिंक किसी ने बात भी नहीं करी और इतनी नॉलेज भी नहीं है लोगों को किस तरीके से एक बॉक्सर पैसे कमा सकता है। तो जैसे जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, जो अगर मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मैं ज्यादा एक्सप्लेन इंडिया के लिए नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही कम बॉक्सर हैं और बहुत ही कम प्रमोटर हैं प्रोफेशनल के। जी
बॉक्सर बहुत ज्यादा, और बॉक्सर बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं, बट अपने वाले वही ना गवर्नमेंट नौकरी की तरफ चले जाते हैं कि हमें 80,000 90,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, तो हम कहीं और क्यों तंग हो, क्यों ना हो। और सबसे अच्छी बात, हाँ मैं इस बात को रोक दूंगा भाई, मैं फिर बताता हूँ। सबसे अच्छी बात ये रही भाई, मैंने कभी बॉक्सिंग से पैसे कमाने की नहीं सोची जी। मतलब मेरे साथ वाले सब बॉक्सर सोचते थे ये कंपटीशन खेलूंगा ये पैसे मिलेंगे, ये खेलूंगा इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कभी बॉक्सिंग की नहीं पैसे कमाने के लिए, मैंने सिर्फ नाम कमाने के लिए बॉक्सिंग की। सच्ची बता रहा हूं कि मुझे फिट होना है, मुझे तगड़ा होना है और मुझे नाम कमाना है बॉक्सिंग करके। अमेजिंग। ओके, तो पैसे फिर अपने आप आने लगे। जब हम सोचेंगे ना नाम बनाना है तो पैसा अपने आप ही आएगा। जी जी। आपको बताऊं, जो बाहर प्रोफेशनल बॉक्सर हैं वो लोग जब साइन होते हैं किसी प्रमोटर के साथ, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 2-3 साल के लिए कि पर फाइट आपको $20,000, $40,000, $1,00,000, $2,00,000 आपको इतने राउंड के मिलेंगे जी। फिर जब 2-3 साल के बाद उनका एक अच्छा नाम बन जाता है तो फिर वो पर फाइट का करते हैं जी। एक फाइट मैं करूंगा $4 मिलियन मिलेंगे, $10 मिलियन मिलेंगे, तो इनकम यहां से होती है। अनदर लेवल। हर इतनी ज्यादा इनकम है बॉक्सिंग में, तो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मैं इंडिया की नहीं बता रहा, अगर आप यूएस की बात करोगे तो अभी जो माइक टाइसन ने भी आई थिंक मोर देन, जो अभी उन्होंने रिसेंट फाइट करी है, 20-25 मिलियन, एक बंदे ने 20-25 मिलियन बनाए होंगे इस फाइट से मिनिमम। फाइट पर्स की बात कर रहा हूं। उनकी रिकवरी कैसे होती है जो आई मीन जैसे प्रमोटर है, प्रमोटर की, हाँ वो तो देखो, एक बंदे ने $20-25 मिलियन आराम से बनाए होंगे। ये फाइट पर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ ओनली। हाँ जी, फाइटर्स। उसके बाद नहीं, फाइट पर्स जो प्रमोटर देगा एक बॉक्सर को, फॉर एग्जांपल मुझे दिए, आप प्रमोटर हो तो मुझे दिए। अब इसके अलावा मेरे पास स्पॉन्सर्स भी आएंगे, वो अलग कमाई है। जिन स्पॉन्सर्स को मैं मेरी निक्कर पे लगाऊंगा, आपने देखा होगा मेरे जोमेटो जैसे लगा हुआ था, जी जी बिल्कुल, तो वो स्पॉन्सर से मुझे अलग पैसा आएगा जी। तो एक बॉक्सर को एक मेहनत करने के बाद अच्छा रिटर्न मिलता है जी। अब जो प्रमोटर है वो पैसे कैसे बनाता है जी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, बट दूसरे देश में बॉक्सिंग देखने के लिए लोग टिकट खरीदते हैं जी। और अगर आपको मैं बताऊंगा, जो ये मेरी फाइट थी, इसमें सबसे हाईएस्ट पेड टिकट क्या थी जी? $2 मिलियन एक। कैन यू इमेजिन? $2 मिलियन। और लोग देख रहे थे। जो लोवेस्ट थी वो सबसे ऊपर वाली वो $200 की थी, पर ये $2 मिलियन। और जहां पे जो मेरी टीम को जो टिकटें दी हुई थी जी, वो 15,000 और $25,000 ऐसी थी। $15,000 की एक सीट जी। तो प्रमोटर्स यहां से पैसे आएंगे। उसके बाद जो आप रिंग पे, आई थिंक नेटफ्लिक्स ऑल्सो लाइक कंटेंट हुआ, कंटेंट को भी दे, टीवी राइट्स तो अलग बिकते ही हैं, वो भी प्रमोटर, और वो शायद नेटफ्लिक्स कैसे किया होगा मुझे नहीं पता जी। बट अगर टीवी पे आपकी फाइट बिक रही है तो टीवी के आपको पैसे मिलेंगे, जितनी देर वो चलेगा इस बिजनेस का आपको ज्यादा पता होगा, उतना आपको मिलेगा। उसके बाद प्रमोटर के पास जो रिंग होती है, रिंग के ऊपर आप देखोगे जो चीजें लगी होंगी, वहां पर भी ब्रांडिंग, वहां पे ब्रांडिंग है, वहां वो अच्छे ब्रांड्स के वहां से पैसे आएंगे। तो मतलब बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा वो उनको भी रिटर्न होती है, बॉक्सर्स को भी रिटर्न होती है, और जो ब्रांड करते हैं उनको भी बहुत फायदा होता है। बिकॉज आपको बताऊं, जब ये फाइट थी मेरे वाली, उस दिन ये नेटफ्लिक्स, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ग्लिच आ गया था नेटफ्लिक्स में जी, तो इतने लोगों ने देखी थी वो फाइट जी। तो ब्रांड्स को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल, अमेजिंग। पाजी, पेरेंट्स प्राउड हैं आप पे? अब वो खुश तो होते हैं कि हाँ, वो तो पता नहीं लगता भाई। अच्छा है, वो तो पता है, इज़हार नहीं करते। नहीं निखिल भाई, आपको क्या लगता है, आपके पेरेंट्स कभी दिखाते हैं? नहीं दिखाते। वो दिखाते ही नहीं, मतलब अभी भी वही बात होगी ना, कुछ गलत कर देंगे उस पर जरूर बोल देंगे, गलत नहीं भी करेंगे तो ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ऐसे नहीं बात कर रहा, अभी भी उसी चीज के लिए बोलते हैं। सबके पेरेंट्स वैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि, और जैसे कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा में मुझे लगता है कि इजहार करने वाले पेरेंट्स है ही नहीं। वो मिलते ही नहीं, हरियाणा में वो लोग मिलते ही नहीं। मेरे ख्याल से सिर्फ हम जब बच्चे होते हैं, जब बच्चों को बोलते हो तूने अच्छा कर दिया पुश करने के लिए, बाद में बड़े होने के बाद कोई कुछ बोलता ही नहीं। अमेजिंग। आजकल के यंगस्टर्स के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? बिकॉज आप देख रहे होगे कि काफी देर से जब का डिजिटल सोशल मीडिया आया है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स दे वेस्ट टाइम ऑल्सो। मैं ये नहीं कहता कि पूरा ही गलत है, हम भी उससे काम करते हैं, बट एक टाइम वेस्टेज की बात होती है। काफी दुनिया नशों में भी जा रही है, तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या उनको मोटिवेट करना चाहेंगे, और क्या उन्हें सीख देनी चाहेंगे कि वो अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? देखो भाई, अभी जनरेशन बिल्कुल चेंज हो गया है जी। अब जेन जी का टाइम आया हुआ है, जनरेशन अल्फा आ चुकी है, अब बीटा पैदा हो रहे हैं जी, है ना।
तो जनरेशन बदलती रहती है, हम किसी को समझा नहीं पाएंगे जब तक अगले वाला समझना ना चाहे। मतलब ये सीधा सीधा थॉट है मेरा, किसी को भी है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई जब तक सामने वाला जिसको मैं समझाना चाहता हूँ अगर वो समझना नहीं चाहेगा तो मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा। तो मुझे लगता है हमें टाइम को डिवाइड करना चाहिए, सोशल मीडिया को भी टाइम देना चाहिए, हम वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। और आज का टाइम सोशल मीडिया का है और मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल तो ये चलने वाला है ही। और राइट इन्फॉर्मेशन लोगे तो व्हाई नॉट। हाँ, तो टाइम डिवाइड कर लो कि आपका पढ़ाई का इतना है, आपका स्टेडियम जाने का इतना है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है उसके पास भी 24 घंटे है। जो हमारे देश का सबसे अमीर इंसान है अंबानी अडानी, उन लोगों के पास भी 24 घंटे ही हैं। 25 किसी के पास नहीं है। 24 घंटे 1 मिनट भी ऊपर किसी के पास नहीं है, सबके पास वो 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को डिवाइड करो। 8 घंटे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप स्कूल में अगर जा रहे हो तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को डिवाइड करो। उसमें से आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट या 2 घंटे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप 4 घंटे अगर निकाल रहे हो, बट उसी में ना रहो। ये तो सोशल मीडिया अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और भाई दूसरा जो नशों के लिए तो यही बोलूंगा भाई, अगर करना है तो नशा दब के करो, फिटनेस का नशा करो। क्या बात है, फिटनेस के नशे में बहुत मजा है। मेरे को तो 20 साल हो गए करते हुए, यही नशा कर रहा हूं मैं तो। जी ये ना एक बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ी चीज बोली, ये बड़ा बड़ा सवाल है। स्पोर्ट्स का फायदा नॉर्मल स्पोर्ट्स को छोड़ के, मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स छोड़ के आपकी लाइफ में कैसे होता है? एक स्पोर्ट्समैन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसकी लाइफ में? देखो, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, जो स्पोर्ट्स लवर हो जाएगा, है ना। मैं नहीं कहता आप जिम में जाओ या दूसरों को देख के, जो बॉडी बिल्डिंग वाले उनको देख के उन जैसे बाइसेप बनाने की सोचो। अगर आप वो सब सोचोगे तो आप स्टीरॉयड, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स, रनिंग, एथलेटिक्स, एवरीथिंग। मतलब ये स्पोर्ट्स का मतलब है कि आप फिजिकल फिट हो। आपको भागना पड़ गया तो आपको बस नहीं मिली, 5 किलोमीटर आपका घर दूर, आप रनिंग करके वहां जा सकते हो। तो क्या बात है। तो जिस टाइम आप एक सुबह का वर्कआउट या शाम का वर्कआउट आप करोगे ना, तो आपके दिमाग में जितना भी स्ट्रेस होगा ना, सब निकल जाएगा पसीने के थ्रू। जैसे स्वेट होगा, जितना स्ट्रेस है सब बाहर निकल जाएगा। और आपकी 1 महीना या 2 महीना आप करके देखो, आपकी स्किन में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में कितना ज्यादा बदलाव है। 100% हर चीज का बदलाव होगा। मतलब बिना मतलब की जो परेशानियां हैं वो सारी वो सब निकल जाती हैं। और एनर्जी वहां लगा रहे हैं ना भाई। और आई थिंक आपका नॉर्मल एक्टिविटी, आपकी जो हर दिन की एक्टिविटी है वो भी तेज हो जाएगी, आपका रिजल्ट्स बेटर लगने लगेंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि फिटनेस के बारे में बहुत कम लोग हैं जो फिटनेस को ना डिफरेंट वे में ले जाते हैं। फिटनेस इज अबाउट योर ओन फिटनेस, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग योर बॉडी। भाई सब ओलंपिक चैंपियन नहीं बन सकते, सब नीरज चोपड़ा नहीं बन सकते, बट सब फिट तो रह सकते हैं। हम कहीं गए, किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, अच्छे देखने में अच्छे लगे, सिर्फ कपड़े डालने से इंसान अच्छा नहीं लगता। एक किसी ने सिर्फ सिंपल कपड़े डाले हुए हैं, किसी ने एलवी के कपड़े डाले हैं, किसी ने जारा के कपड़े डाले हुए हैं। अगर एलवी वाला फिट नहीं है उसको कोई नहीं देखेगा भाई। जिसने जारा के डाले हुए हैं वो भी बहुत अच्छा लगेगा अगर वो फिट है तो मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ अपनी खुद की पर्सनैलिटी के लिए हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए। और जो वेस्ट करते हैं जिस एनर्जी को आप ट्रेनिंग करके देखो, आपको टाइम से नींद आनी शुरू हो जाएगी। जो बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होती है, उसकी हेडेक गायब हो जाएगी। तो मतलब जो बिना मतलब कि किसी का बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। जो छोटी छोटी बीमारियां ना, बिना मतलब कि हम डॉक्टर से जो चेक कराते हैं, वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं पिछले 4 साल से भाई ठंडे पानी में नहा रहा हूँ, कितनी मर्जी सर्दी और ठंडे, मतलब टैंकी के पानी में नहाता हूँ। क्या बात है। मुझे उसमें मजा आने लग गया है, तो मैं बीमार तो नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि ठंडे पानी के फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो वैसे ही अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स के फायदे बहुत ज्यादा हैं। हमें वॉकिंग तो आधा घंटा करनी ही चाहिए, और कुछ करें ना करें। कमाल है, फिट हो जाओगे। पाजी, व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? 2025 का आपका क्या विजन है? मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि बॉक्सिंग कभी भी मेरा ऐसा रहा ही नहीं कि मैं बॉक्सिंग पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, नाम कमाने के लिए कर रहा हूँ। और पिछले 2024 मेरा बहुत अच्छा गया है। 2024 में मेरे को बहुत सारे लोगों ने जाना है, बॉक्सिंग के बारे में बहुत लोगों ने जाना है। जो बॉक्सिंग की बात नहीं करते थे वो बॉक्सिंग की बात करने लगे। सेम चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा 2025 में भी। और एक कुछ ऐसी चीज तो होती है ना कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं। मैं वही बताता हूँ ना, मेरे टारगेट, मेरे एम बदलते रहे, छोटा मिल गया, बड़ा से। तो 2025 में मैं ये चाहता हूं कि जैसे
अब मेरे बारे में बात हो रही है, ऐसा काम करूं कि इंडिया के प्रोफेशनल बॉक्सर्स के बारे में बात हो। क्या बात। इंडिया के जो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं उनके लिए मैं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं कि वो बिना मेरे से बात किए किसी बाहर के प्रमोटर के पास अगर मैसेज कर रहे हैं तो उनका पहली बार में बोले ओके, बिकॉज दैट प्रमोटर नोज अबाउट मी, ही नोज अबाउट माई कंट्री। तो जो मेरी कंट्री का उसको मैसेज करेगा उसको लगेगा ये भी बहुत अच्छा बॉक्सर है। मेरी वजह से जो लोग मुझे नहीं भी जानते, जो बॉक्सर मुझे नहीं भी जानते, उन लोगों को भी दूसरे देश में काम मिलेगा, वो लोग भी दूसरे प्रमोटर्स के पास जाके खेल लेंगे, वो लोग भी बढ़िया नाम कमाएंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे। तो मुझे उस स्टेज तक लेके जाना है अपने आप को, ये चाहे 2025 में हो, 26 में हो, 27 में हो। ये गिविंग एटीट्यूड कैसे आया कि लोगों के लिए कुछ करना है, स्पोर्ट के लिए कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है? नहीं, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है ना, विच इज ओके, विच इज फाइन, कि मेरा पैसा सब कुछ मेरा, सब अपने लिए कमाते हैं, है ना। बट ये क्या पेरेंट्स का रोल है इसमें? मुझे लगता है ना भाई कि ना हम सब अपने अपने लिए कमाते हैं, सब अपने, कोई किसी दूसरे घर में नहीं देता, है ना। सिर्फ हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को काम देते हैं। बट दूसरे के बारे में सोचता भी हर बंदा नहीं, हर कोई नहीं सोचता। ये मुझे ना भाई मतलब आज से नहीं है, मेरे को शायद आपने एक मेरी न्यूज पढ़ी होगी, जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, आप बाद में पढ़ना, मैंने वहां से 300 बच्चों को रेस्क्यू करवाया था जी। अरे कमाल। यूक्रेन से वाया यूरोप अपने इंडिया आए थे वो। क्या बात। तो जैसे मैं अपने दोस्त के बारे में, कुलदीप किप्पे के बारे में बता रहा हूँ, कुलदीप सिद्धू है उसका नाम, वैसे उसको कुलदीप है तो किप्पा बोलते हैं। तो जैसे ही मुझे पता लगा ना वहां पे कुछ हो रहा है, तो मुझे किसी का फोन आया यूक्रेन जी, भाई यमुनानगर वाले का किसी का फोन आया कि ना भाई मेरे दोस्त का बच्चा वहां पे यूक्रेन में, उसको कैसे निकाल सकते हैं, तू तो बहुत ट्रैवल करता है, उसने मुझे ये बोला। मैंने बोला हाँ करते, तो मैंने साथ ही किप्पे को फोन किया, पर किप्पे ने फोन आया था यार, आप बचा सका उड़े बच्चा ने लिया सका, कह रहा अपने यूक्रेन वाले प्रमोटर है तो तू जानता नहीं, मैं फिर बना ग्रुप आप करते हैं कल। फिर मैंने उससे बात करी, वो कह रहा वी आर ओके, यूक्रेन वालों ने। तो मतलब ना जब कोई इंसान अच्छा काम करने की सोचेगा तो सीढ़ी अपने आप बन गई। अब नाम किसका हो रहा है, जो बीच का कनेक्शन उसको कोई नहीं पूछ रहा। जो यूक्रेन वाले लोगों ने जिन्होंने हेल्प की उनके बारे में किसी ने कवर नहीं किया, सिर्फ मैंने ये बोला कि मेरे दोस्त हैं वहां पे, उन्होंने हेल्प की। तो जब हम अच्छा काम करना शुरू करेंगे ना तो लोग अपने आप मिलते जाते हैं। ये एटीट्यूड आया कैसे, ये मुझे भी नहीं पता। मेरे जो मैंने बताया ना हमारी गाँव में हवेली है, जो मेरे दादा नेतराम, दादा के दादाजी थे, दादा नेतराम, तो मैंने उनके बारे में सुना था कि उनके पास ना बहुत लोग आगे बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था, सबकी बात सुनते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो मुझे ना कहीं लगता था कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हों, है ना, मतलब मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने स्टार्ट किया भाई जब मैं पुणे था, तो मतलब आप मानोगे कि किसी हरियाणा वाले का, पुणे के मेरे दोस्त हैं, गलांडे पाटिल हैं वहां पे, मतलब उनके साथ मेरा फैमिली रिलेशन है। और मैं तो एक हॉस्टल में रहता था, मेरा कैसे बन गया, मतलब वो मेरे यहाँ पे किसी दोस्त की शादी है, यहाँ पे आएंगे, वहां पे उनके परिवार में किसी की शादी है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो मतलब देखो आप कितनी दूर जाके रिश्ते भाईचारा बन गया। तो ना मेरे को ये भाईचारा बनाना ना बहुत अच्छा लगता था। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, सच्ची बात तो मिलते रहते हैं। मतलब मुझे बुरे लोग भी मिले, और स्टार्टिंग में बहुत मिले। जब मैं जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा, जब मैं 20-21 साल का हुआ, तो मुझे बुरे लोग भी मिले, लेकिन मुझे अच्छे भी बहुत ज्यादा मिले, जो मतलब पहले से गिविंग है, पहले से गिविंग है। तो भाई उसकी वजह से दुनिया में हर एक देश में मैं कहीं भी जाऊं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे वो चीज वहां पे मिल जाती है। मैं एक फोन करता हूँ, मुझे वो चीज मिल जाती है। तो जब मैं सोचता हूँ जब मुझे ऐसी चीज मिल जाती है तो मैं भी दूसरों के लिए वैसा क्यों ना बनूं। क्या बात है ना, मैं भी देने वाला क्यों ना बनूं। और हम सिर्फ जरिया बन सकते हैं भाई। ये किसी बहुत अच्छे आदमी ने बोला है कि देने वाला ऊपर वाला है, जरिया हम बनते हैं। तो क्यों ना मैं जरिया बनूं, है ना। तो हम ऐसे आदमी बने कि भगवान हमें जरिया बना सके किसी का। क्या बात। तो ये जो मैंने आपको 2025, 26, 27 का टारगेट बताया ना, तो मैं इंडिया के जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बॉक्सर जाना चाहते हैं उनका जरिया बन सकूं, और इजी जरिया बन सकूं, है ना। अगर नीरज को कोई नहीं जानेगा, तो अगर उसके देश का कोई और बॉक्सर किसी प्रमोटर को मैसेज कर रहा है तो उसको अच्छे से रिप्लाई भी नहीं करेगा जी। अगर नीरज की वजह से इंडिया को जानते हैं, और नीरज की वजह से इंडिया के बॉक्सर्स को जानते हैं, तो उनका काम हो जाएगा। क्या बात है। और आई थिंक ऐसे मिल गया ये सब कुछ। इवन इस पॉडकास्ट के जरिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जरूर जहां तक हम पहुंचेंगे। बिल्कुल। और अगर 5 बच्चे भी देख के स्पोर्ट्स की तरफ एक्टिव हो गए और वो ये सोचने लग गए कि हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाना है, आई थिंक हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस प्लेटफॉर्म की मेन मकसद है कि मोटिवेट करना सबको। बिल्कुल।
नीरज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक मिलके, यू भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आप हमारी शान हो थैंक यू भाई, एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हम यही चाहते हैं कि आप और तरक्की करो और हमारा नाम ऐसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे Thank you, और भाई, बड़ा thank you। करते रहो हमारे देश Thank का। you, भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। So that was Neeraj Goyat at Friday Talks. See you next week. Thank you very much.